सोचिए, आपका शरीर बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन आपका माइंड अभी भी दौड़ रहा है। रात के 2 बजे, आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर एक आवाज है जो कहती है, कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, द हैवीएस्ट बर्डन अ ह्यूमन कैरीज इज एन अनकंट्रोल्ड माइंड। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन यही बोझ धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जायटी, यहां तक कि हार्ट अटैक और डिप्रेशन तक ले जाता है। आज हम इस बोझ को हल्का करेंगे, अभी, यहीं से। चैप्टर 1, मन का बोझ असल में क्या है? मन का बोझ कोई इमेजिनरी या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह कोई कविता की पंक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कंटिन्यूअस मेंटल प्रेशर है जो इंसान के अंदर हर समय साइलेंटली काम करता रहता है, बिना शोर किए, बिना वार्निंग दिए, और धीरे धीरे इंसान की एनर्जी, क्लैरिटी और जीवन की खुशी को खा जाता है। यह बोझ तब पैदा होता है जब माइंड बार बार वही थॉट दोहराता है, वही डर, वही रिग्रेट, वही काश ऐसा न किया होता, वही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और यही रेपिटिशन एक दिन हैबिट बन जाती है, जिसे नेपोलियन हिल नेगेटिव थॉट हैबिट कहते हैं। क्योंकि इंसान अक्सर यह समझ ही नहीं पाता कि वह सोच नहीं रहा, बल्कि उसकी सोच उसे चला रही है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब है बिना कंट्रोल के सोचना, बिना डायरेक्शन के सोचना, और बिना सॉल्यूशन के सोचना, जहां माइंड हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करता है, फ्यूचर में ऐसी मूवीज चलाता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं, लेकिन बॉडी उन मूवीज को सच मान लेती है। और जैसे ही माइंड किसी नेगेटिव सिनेरियो को रियल मानता है, वैसे ही बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो स्ट्रेस का प्राइमरी हार्मोन है। और यही कॉर्टिसोल अगर शॉर्ट टाइम के लिए आए तो सर्वाइवल में मदद करता है, लेकिन जब यह रोज, हर दिन, हर घंटे रिलीज होता है, तो यही हार्मोन धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, स्लीप साइकिल को खराब करता है, और एक ऐसा इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है जिसे बाहर से कोई देख नहीं सकता। ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि इसमें इंसान फिजिकली कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन मेंटली वह लगातार दौड़ रहा होता है। वह इमेजिनरी फाइट्स लड़ रहा होता है, इमेजिनरी फेलियर्स से डर रहा होता है, इमेजिनरी लोगों को जवाब दे रहा होता है। और इस मेंटल दौड़ के बाद जब बॉडी थक जाती है तो इंसान खुद को लेजी, डीमोटिवेटेड या वीक समझने लगता है, जबकि असल में वह मेंटली ओवरवर्क्ड होता है। इसी ओवरथिंकिंग से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं डरते, वे दर्द से नहीं डरते, वे स्ट्रगल से नहीं डरते, वे डरते हैं लोगों की राय से, वे डरते हैं जजमेंट से, वे डरते हैं उस इमेजिनरी कोर्टरूम से जो उनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है, जहां ऑडियंस में सोसाइटी बैठी है, रिलेटिव्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, और जज कोई और नहीं बल्कि उनका अपना माइंड है, जो हर डिसीजन से पहले पूछता है, अगर ट्राई किया और फेल हो गया तो? अगर लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं होगा तो? अगर मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई तो? और यही सवाल इंसान को एक्शन से रोकते हैं, क्योंकि इंसान फेलियर को हैंडल कर सकता है, लेकिन ह्यूमिलिएशन के डर से वह जड़ हो जाता है। नेपोलियन हिल बहुत साफ कहते हैं, फियर इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, यह कोई डेस्टिनी नहीं है, यह माइंड की एक कंडीशन है, और कंडीशन बदली जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने डर को एनालाइज नहीं करते, वे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वे उसे नॉर्मल मान लेते हैं, और धीरे धीरे यह डर उनके आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, जिससे मन का बोझ और भारी होता जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक आम आदमी को देखिए, जो सुबह अलार्म से उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, ट्रैफिक में फंसता है, ऑफिस पहुंचता है, दिन भर काम करता है, ईमेल्स लिखता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, डेडलाइंस पूरे करता है, और बाहर से देखने पर लगेगा कि उसकी थकान वर्क की वजह से है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी असली थकान वर्क से नहीं होती, उसकी असली थकान होती है अनस्पोकन प्रेशर से, अनसेड एक्सपेक्टेशन से, उस प्रेशर से जो उसने खुद पर डाल रखा है कि मुझे ही सब संभालना है, मुझे स्ट्रांग दिखना है, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे। और यही अनस्पोकन प्रेशर धीरे धीरे मन के ऊपर वेट बन जाता है, क्योंकि इंसान हर दिन रोल निभा रहा होता है, गुड एम्प्लॉई का रोल, रिस्पॉन्सिबल सन का रोल, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर का रोल, स्ट्रांग पर्सन का रोल।
लेकिन वह खुद से कभी नहीं पूछता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और जब फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, जब इमोशंस को दबाया जाता है, तो वे डिसअपियर नहीं होते, वे अक्यूमुलेट होते हैं। वे मन के अंदर लेयर्स बनाते हैं और हर लेयर मन के बोझ को थोड़ा और बढ़ा देती है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग फिजिकली आराम कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। वे छुट्टी पर जाते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते। वे परिवार के साथ होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उनका माइंड अभी भी उस ऑफिस कॉन्वर्सेशन में अटका होता है, उस पुराने आर्ग्यूमेंट में उलझा होता है, उस फ्यूचर फियर में डूबा होता है। और यह मेंटल एब्सेंस ही असल में मन का बोझ है। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर इंसान अपने थॉट्स को डिसिप्लिन नहीं करता तो वही थॉट्स उसके जीवन को डिसिप्लिन करना शुरू कर देते हैं। और डिसिप्लिन बिना अवेयरनेस के नहीं आता। इसलिए मन का बोझ कम करने का पहला कदम यह समझना है कि यह बोझ रियल है, यह वीकनेस नहीं है, यह लेजीनेस नहीं है, यह फेलियर नहीं है, यह सिर्फ एक सिग्नल है कि आपका माइंड ओवरलोड हो चुका है। और जब तक इंसान इस बोझ को एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक वह सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम को नकार देना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि और गहरा कर देता है। इसलिए मन का बोझ असल में आपकी जिंदगी की परिस्थितियों से नहीं बनता, यह बनता है आपकी उन इंटरप्रिटेशन से जो आप हर परिस्थिति को देखकर अपने अंदर क्रिएट करते हैं। और जैसे ही इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने थॉट्स का विक्टिम नहीं है, बल्कि वह अपने थॉट्स का क्रिएटर है, वहीं से मन के बोझ को हल्का करने की प्रक्रिया शुरू होती है। चैप्टर 2, मन का बोझ शरीर को कैसे बीमार बनाता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मन और शरीर अलग अलग सिस्टम्स नहीं है। यह कोई फिलॉसफी या मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। क्योंकि जिस तरह से आपका माइंड सोचता है, उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। और जब मन लगातार बोझ में रहता है, तब शरीर धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाता है, भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखे। लगातार मेंटल स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन महसूस करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपका नर्वस सिस्टम हर समय अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कोई खतरा पास ही हो। और जब ऐसा होता है तो बॉडी में लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में तो बॉडी को बचाने के लिए बने हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हार्मोन्स शरीर के लिए जहर बन जाते हैं। क्योंकि जब कॉर्टिसोल लगातार हाई रहता है तो उसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। आर्टरीज टाइट होने लगती हैं, हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता जाता है, जो फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग यह मानते ही नहीं कि उनका स्ट्रेस इतना डीप है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस को नॉर्मल बना लिया है। काम तो करना ही पड़ता है, टेंशन तो सबको होती है, जिंदगी है तो स्ट्रेस रहेगा ही। और यही नॉर्मलाइजेशन सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब बॉडी बार बार स्ट्रेस सिग्नल्स रिसीव करती है तो एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिम्टम्स दिखाने लगती है, जैसे हेडेक्स, एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, फटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्लीप इश्यूज। लेकिन इंसान इन साइंस को भी इग्नोर कर देता है, पेन किलर ले लेता है, कॉफी पी लेता है और फिर से उसी रूटीन में वापस चला जाता है। अब अगर हम इमोशनल सप्रेशन की बात करें तो यह मन के बोझ का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस कारण है। क्योंकि जब आप इमोशंस दबाते हैं, जब आप गुस्सा महसूस करके भी मुस्कुरा देते हैं, जब आप हर्ट होकर भी कहते हैं कोई बात नहीं, जब आप थक कर भी कहते हैं मैं ठीक हूं, तो वो इमोशंस कहीं गायब नहीं हो जाते, वे हवा में डिसॉल्व नहीं होते, वे आपकी बॉडी के अंदर सेटल हो जाते हैं। मसल्स में टेंशन बनकर, स्टमक में हैवीनेस बनकर, चेस्ट में टाइटनेस बनकर, और यही सप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे क्रॉनिक इश्यूज की फाउंडेशन रखते हैं। नेपोलियन हिल बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, एवरी इमोशन यू होल्ड इनसाइड मस्ट फाइंड एन आउटलेट। यानी हर इमोशन को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। अगर वह हेल्थी तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तो वह अनहेल्थी तरीके से बाहर आएगा, बीमारी बनकर, इरिटेशन बनकर, पैनिक बनकर या अनएक्सप्लेन्ड पेन बनकर। इमोशनल सप्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने सालों तक खुद को फील करने से रोका होता है। और जब फीलिंग का कनेक्शन टूट जाता है तो बॉडी कंफ्यूजन में चली जाती है, क्योंकि बॉडी इमोशंस के थ्रू कम्युनिकेट करती है। और जब इमोशंस दबा दिए जाते हैं तो बॉडी को एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं ताकि इंसान सुने। इसी वजह से आप बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो हेल्थी डाइट लेते हैं, सैलड्स खाते हैं, शुगर कम करते हैं, जिम जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं,
लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं, एनर्जी लो रहती है, मूड डिस्टर्ब्ड रहता है और अंदर से एक एम्प्टीनेस या इरिटेशन बनी रहती है। और इसका रीज़न यह नहीं है कि उनकी लाइफस्टाइल गलत है, बल्कि रीज़न यह है कि उनका माइंड टॉक्सिक है, उनके थॉट्स नेगेटिव हैं, उनके इमोशंस सप्रेस्ड हैं। और जब माइंड टॉक्सिक होता है तो कोई भी डाइट, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी रूटीन पूरी तरह काम नहीं करता। बहुत से लोग यह मानते हैं कि डिजीज सिर्फ बाहर से आती है, वायरस से, फूड से, पोल्यूशन से। लेकिन ट्रूथ यह है कि बहुत सी डिजीजेज अंदर से शुरू होती हैं, थॉट्स से, इमोशन से और लगातार चले आ रहे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। और जब माइंड और बॉडी के बीच इम्बैलेंस होता है तो बॉडी वीकेस्ट पॉइंट से टूटती है। किसी के लिए वह डाइजेशन होता है, किसी के लिए हार्ट, किसी के लिए इम्यूनिटी, किसी के लिए हार्मोन्स। सबसे दुखद बात यह है कि इंसान तब तक सीरियस नहीं होता जब तक बॉडी पूरी तरह सिग्नल देना शुरू नहीं कर देती। जब डॉक्टर रिपोर्ट पकड़ में आती है, जब मेडिसिन शुरू होती हैं, और तब वह पूछता है, मैं तो सब सही कर रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? और उस वक्त कोई यह नहीं बताता कि असली डैमेज पिछले कई सालों से साइलेंटली हो रहा था। उन नाइट्स में जब नींद नहीं आती थी, उन दिनों में जब हंसते हुए भी अंदर भारीपन था, उन मोमेंट्स में जब खुद की फीलिंग्स को इग्नोर किया गया था। नेपोलियन हिल की टीचिंग्स का कोर यही है कि अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता, अपने इमोशंस को डायरेक्शन नहीं देता, तो बॉडी इवेंचुअली प्राइस चुकाती है। क्योंकि बॉडी माइंड की एम्प्लॉई है, वह वही करती है जो माइंड उसे कमांड देता है। और जब कमांड कन्फ्यूजन, फियर और सप्रेशन से भरी होती है तो रिजल्ट भी वैसा ही होता है। इसलिए मन का बोझ सिर्फ मेंटल डिस्कम्फर्ट नहीं है, यह एक फिजिकल थ्रेट है। यह एक स्लो पॉइजन है जो रोज थोड़ा थोड़ा असर करता है, और जिस दिन यह एक्सप्लोड करता है उस दिन इंसान कहता है, मुझे समझ ही नहीं आया कि यह कब शुरू हुआ। जबकि सच्चाई यह होती है कि यह बहुत पहले शुरू हो चुका था, बस उसे महसूस करने और समझने की हिम्मत नहीं की गई थी। चैप्टर 3, नेपोलियन हिल का सॉल्यूशन माइंड कंट्रोल नहीं, माइंड डायरेक्शन। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी और सबसे मिसअंडरस्टूड टीचिंग यही है कि वह कभी यह नहीं कहते कि इंसान अपने थॉट्स को कंप्लीटली बंद कर दे, क्योंकि थॉट्स को रोकना न तो पॉसिबल है और न ही नेचुरल। माइंड का काम ही सोचना है। लेकिन हिल यह जरूर कहते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज्यादा थकेंगे। इसलिए सॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है, सॉल्यूशन है डायरेक्शन, यानी थॉट्स को एक सही दिशा देना। ठीक वैसे ही जैसे नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैनाल के थ्रू सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जब थॉट्स डायरेक्शनलेस होते हैं तब वे खेओस बन जाते हैं। तब वही माइंड जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और यही वजह है कि हिल अपनी टीचिंग्स की फाउंडेशन डेफिनेट पर्पस पर रखते हैं, क्योंकि जिस इंसान का लाइफ पर्पस क्लियर होता है उसका माइंड लाइट वेट हो जाता है। उसे हर सिचुएशन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करूं, क्योंकि उसके डिसीजंस एक कोर इंटेंशन से निकलते हैं। जब आपको यह क्लैरिटी होती है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो प्रॉब्लम्स छोटी नहीं होती, लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपके पास एक बड़ा कारण होता है जो आपको आगे खींचता है। और बिना पर्पस के माइंड हर छोटी चीज को बड़ा बना देता है, छोटी आलोचना को पर्सनल अटैक समझ लेता है, छोटी फेलियर को लाइफ सेंटेंस मान लेता है। लेकिन पर्पस वाला इंसान जानता है कि यह सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों का माइंड इसलिए शांत रहता है क्योंकि वे अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होते। कंफ्यूजन ही असल में एंग्जाइटी की जड़ है, और डेफिनेट पर्पस कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। क्योंकि जब पर्पस क्लियर होता है तब माइंड को हर डायरेक्शन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है थॉट रिप्लेसमेंट की, जो हिल की सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल टेक्निक है। क्योंकि हिल यह समझते थे कि नेगेटिव थॉट को सीधे फाइट करना एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जितना आप किसी थॉट से लड़ते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए वह कहते हैं, नेगेटिव थॉट को हटाओ मत, उसे रिप्लेस करो। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, बस लाइट जला दो, वैसे ही नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए उससे बहस मत करो, बस उसे एक कंस्ट्रक्टिव थॉट से बदल दो। जब फियर आए तो बैठकर सोचने के बजाय एक्शन लो, क्योंकि एक्शन फियर का नेचुरल एनिमी है। फियर फ्यूचर में जीता है और एक्शन प्रेजेंट में। और जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हैं फियर कमजोर पड़ जाता है। जब डाउट आए तो खुद को जज करने के बजाय लर्निंग शुरू करो, क्योंकि डाउट का मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। डाउट का मतलब यह है कि आपके पास अभी इंफॉर्मेशन की कमी है,
और इन्फॉर्मेशन सीखने से आती है, ना कि ओवरथिंकिंग से। हिल यह भी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंड कभी भी रैंडम थॉट्स पर विश्वास नहीं करता। वह हर थॉट को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानता, वह उसे सिर्फ एक सिग्नल मानता है। और यही मेंटल डिसिप्लिन है, यह समझना कि हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन कमांड नहीं होता और हर फीलिंग एक्शन की मांग नहीं करती। नेपोलियन हिल ने लगभग 25 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, इंडस्ट्रियल लीडर्स से लेकर इनोवेटर्स तक, और सब में एक कॉमन चीज पाई, मेंटल डिसिप्लिन। यानी उन्होंने अपने माइंड को हैबिट सिखाई थी कि वह पर्पस के हिसाब से सोचें, ना कि फियर के हिसाब से रिएक्ट करे। और यही डिसिप्लिन उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि डिसिप्लिन माइंड प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी देखता है, फेलियर में भी फीडबैक देखता है और डिले में भी प्रेपरेशन देखता है। हिल यह नहीं कहते कि सक्सेसफुल लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, बल्कि वह कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स रुकते नहीं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती, और जिस थॉट को डायरेक्शन नहीं मिलती वह टिक नहीं पाता। इसलिए नेपोलियन हिल का सोल्यूशन बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप है। माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे पर्पस दो, उसे डायरेक्शन दो, उसे डिसिप्लिन्ड हैबिट्स दो। और जैसे ही माइंड को एक मीनिंगफुल रास्ता मिल जाता है, वैसे ही वह अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि माइंड का बोझ तब बनता है जब उसे पता नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है, और डायरेक्शन मिलते ही वही माइंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चैप्टर 4, मन का बोझ अभी कम करने के प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप्स। अब तक जो भी समझा, जो भी सुना, अगर वह सिर्फ थियरी बनकर रह गया तो मन का बोझ कम नहीं होगा, क्योंकि माइंड को समझाने से ज्यादा जरूरी है उसे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कराना। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल हमेशा एक्शन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस पर जोर देते हैं, क्योंकि मन तभी बदलता है जब रूटीन बदलती है। मन का बोझ अभी, इसी वक्त, इसी जीवन में कम किया जा सकता है। इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे लेकिन कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल शिफ्ट्स की जरूरत है। और पहला सबसे पावरफुल स्टेप है मेंटल डंप, जिसे डेली हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि दिन भर माइंड में जो भी चलता रहता है, अधूरी बातें, पेंडिंग डिसीजंस, अनस्पोकन इमोशंस, फ्यूचर की चिंताएं, पास्ट के रिग्रेट्स, यह सब माइंड में ओपन टैब्स की तरह रहते हैं। और जब आप सोने जाते हैं तो बॉडी बिस्तर पर होती है, लेकिन माइंड उन टैब्स को बंद करने में लगा रहता है, इसलिए नींद हल्की होती है, बार बार टूटती है और सुबह उठकर भी थकान रहती है। लेकिन जब आप सोने से पहले माइंड में चल रही सारी बातें बिना फिल्टर के पेपर पर लिख देते हैं, तो माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब इन्हें संभाल लिया गया है। इससे माइंड खाली होता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है और नींद गहरी आती है, क्योंकि लिखना असल में माइंड से बोझ को बाहर निकालने का फिजिकल तरीका है। दूसरा जरूरी कदम है कंट्रोल्ड इनपुट, क्योंकि मन वही बनता है जो वह कंज्यूम करता है। और अगर दिन भर आप नेगेटिव न्यूज़, डर फैलाने वाली हेडलाइंस, टॉक्सिक डिबेट्स, पॉइंटलेस कंपैरिजंस और इमोशनली ड्रेनिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर माइंड शांत कैसे रहेगा? यह वैसे ही है जैसे आप बॉडी को जंक फूड खिलाकर उससे हेल्थ की उम्मीद करें। नेगेटिव कंटेंट असल में माइंड पॉइजन है, जो धीरे धीरे सोचने की क्षमता को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियस होकर डिसाइड करें कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और किस चीज से दूरी बनानी है, क्योंकि माइंड पर हर इनपुट का असर पड़ता है, चाहे आप उसे इग्नोर ही क्यों न करें। तीसरा, सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है साइलेंस प्रैक्टिस, क्योंकि आज की दुनिया में साइलेंस लग्जरी बन चुका है। हर जगह नॉइज है, फोन की नोटिफिकेशंस, लोगों की बातें, बैकग्राउंड साउंड्स, और इसी नॉइज में माइंड खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए दिन में सिर्फ 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठना, नो फोन, नो म्यूजिक, नो नॉइज, सिर्फ खुद के साथ, माइंड को रीसेट करने जैसा होता है। और नेपोलियन हिल बहुत खूबसूरती से कहते हैं, साइलेंस इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी साइलेंस में ही माइंड अपनी मरम्मत करता है, क्लैरिटी बनाता है और जो थॉट्स जरूरी नहीं होते उन्हें बाहर जाने देता है। शुरुआत में यह साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि सप्रेस्ड थॉट्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही प्रोसेस हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि जो बाहर आता है वही धीरे धीरे हल्का होता है। चौथा और आखिरी लेकिन सबसे लाइफ चेंजिंग शिफ्ट है ग्रैटिट्यूड शिफ्ट, क्योंकि मन का बोझ ज्यादातर उस चीज से बनता है जो हमारे पास नहीं है, जो अधूरा है, जो अभी नहीं मिला, और माइंड नेचुरली स्कैर्सिटी पर फोकस करता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली हर दिन उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो आपके पास है,
आपकी सांस, आपकी आंखें, आपकी छोटी छोटी जीतें, आपके रिश्ते, तो माइंड का पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। और ग्रैटिट्यूड कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है जो ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देता है, जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। और यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड माइंड का वेट कम करता है। जब इंसान यह प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में शामिल करता है तो धीरे धीरे माइंड लाइटर होने लगता है, रिएक्शंस कम होने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसान पहली बार महसूस करता है कि लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में वापस आ रहा है। और यही नेपोलियन हिल की टीचिंग्स का असली उद्देश्य है, इंसान को यह याद दिलाना कि वह अपने थॉट्स का गुलाम नहीं है, वह उनका निर्देशक है। और जैसे ही यह रियलाइजेशन आ जाती है, वैसे ही मन का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगता है। अगर आज की यह बात आपके दिल में थोड़ी भी गूंज पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है आपका माइंड बदलाव के लिए तैयार है। याद रखिए, मन का बोझ एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में ही खत्म भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन इंसान अपने माइंड की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स और दे आर द मास्टर ऑफ यू। आज फैसला कीजिए, आप बोझ ढोकर नहीं जिएंगे, आप पर्पस के साथ जिएंगे। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंड को हल्का करना सिखाते हैं। और कमेंट में लिखिए, आई चूज माइंड डायरेक्शन नॉट माइंड बर्डन, क्योंकि जब माइंड हल्का होता है तभी लाइफ सच में आगे बढ़ती है।